अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये देखें जी, आपको बताने जा रहे हैं ये सूफ़ी स्वीट्स एंड बेकर्स। और ये सामने जो ठिया दिखाया गया उससे लेकर ये इतना बड़ा सेटअप बना है। और ये किस तरह बना है ये आज हम जो है ना इनसे, इनके जो ऑनर हैं उनसे मिल के तो इसके बारे में आपको सारी ये डिटेल पता चलेगी कि छोटे से बिज़नेस को बड़ा कैसे किया और किस तरह से। ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, सुनेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रगल है इसके पीछे इनकी, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद ये शख्स आगे गया है। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा इनकी बात सुनने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान और मैं आपका होस्ट पीर बख्श अलवी। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ इसी परेशानी में रह जाते हैं कि यार क्या करूं, क्या मामलात करूं। पढ़ते हैं, डिग्रियां लेके फिर रहे हैं काफ़ी लोग। यानी कि ना पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी की एक वजह यह भी है कि हम लोग अगर पीएचडी की डिग्री भी ले लेते हैं ना तो कोशिश ये होती है कि यार नौकरी मिल जाए और नौकरी से ही हमारा निज़ाम चले, तनख्वाहदार बन जाए, तनख्वाह पक्की एक लग जाएगी, महीने की आती रहेगी, उससे निज़ाम चलता रहेगा। यानी कि एक ये सोच होती है हमारी। और जो भी हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ज़्यादा दुनियावी तालीम उनके पास नहीं होती है, और लेकिन वो अपने विजन के साथ, वो अपनी सोच की वजह से वो जीरो से स्टार्ट करते हैं और एक बड़े लेवल के बिजनेस आइकॉन बन जाते हैं। हमारे पास बहुत सारी मिसालें ऐसी देने के लिए। तो जिस तरह से हम देखते हैं, ये बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब, मैट्रिक तालीम है मेरे ख्याल में उनकी, और मैट्रिक के बाद वो बंदा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ठेकेदार था, लेकिन उसने बिजनेस को अपॉर्चुनिटी जानते हुए बिजनेस के पीछे पड़ा है। तो आज देखें वो दुनिया में एक नाम है उसका। इसी तरह से और भी मिसालें हैं हमारे पास कि जो जीरो से स्टार्ट करके बिजनेस में बहुत बड़ा नाम उन्होंने कमा लिया है। और इसी तरह की एक मिसाल हमारे सामने हमारे इस इलाके में मौजूद है, इस्लामाबाद के अंदर गोलड़ा शरीफ कुरैशी टाउन शमशाद मार्केट के अंदर। हमारे पास हमारे एक दोस्त हैं, मेरे भाई भी हैं, बहुत अजीज हैं माशाल्लाह। तो सूफी साहब हैं, इनसे ना हम ज़रा इनकी कुछ मामलात जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को, और किस तरह से जीरो से लेकर आज माशाल्लाह एक बहुत बड़ा लेवल है यहाँ पर इनके। ये आप देख रहे हैं व्यू, पहले भी आपको दिखाया गया वीडियो के अंदर कि कितनी ज़बरदस्त बेकरी है। तो ये बेकरी आते ही पहले दिन ऐसे बेकरी नहीं थी, हमने अपनी आंखों से देखा है, मैं इसका इन्हीं शाहिद हूँ। मेरे साथ और भी लोग हैं यहाँ के जानने वाले जो ये वीडियो देखेंगे तो इस बात की गवाही देंगे कमेंट्स के अंदर भी कि यार वाकई में सूफी साहब ने एक जीरो से स्टार्ट किया, छोटे लेवल से, और आज माशाल्लाह एक बहुत बड़े लेवल का यहाँ पर ये बिजनेस है। और सिर्फ ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम फिर आपको कभी विजिट कराएंगे। इसके अलावा सूफी साहब एक और जगह पर ब्रांच खोलने के लिए तैयार हैं, मतलब 2 ब्रांचें इसके अलावा खुलने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ऐसा मकसद ये है कि अगर ये नौकरी के पीछे पड़ जाते या फिर मजदूरियों के पीछे लगे रहते तो शायद ये कभी भी इस मकाम पर ना पहुंचते। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सूफी साहब से। तो इनसे जानते हैं कि कुछ ऐसे गुर दें कि जिससे जो नौजवान नस्ल परेशान है कि यार क्या करें, किधर जाएं, काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी है, बहुत परेशान हाल है, तो उनके लिए ना ये कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह हमें आज। तो आइए आज इनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो सूफी साहब आप अपना पूरा तारुफ करवाएं, मुख्तसर सा, किस इलाके से हैं, नाम क्या है आपका, और किस तरह से आपने जीरो से कैसे स्टार्ट लिया और फिर आगे किस तरह आगे बढ़ते चले गए। थोड़ा सा आप हमें ये इसके बारे में सिखाएंगे, समझाएंगे। मेरा जो ताल्लुक़ है वो फैसलाबाद से है, और मेरा ये शौक़ था बेकरी का। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इसको ना ज़ीरो से लूँ। पहले मैंने समोसे का काम सीखा, फिर मैंने जलेबी सीखी बनानी, उसके बाद पकोड़े वगैरह, नमक पारा, शक्कर पारे, बूंदी वगैरह वो सीखी मैंने। सीखने के बाद फिर मैंने पहले छोटा सा स्टॉल लगाया। जब मुझे पता चला इस एरिए क्या, इस एरिए में लोग ये ख़रीदारी करेंगे, मेरा टेस्ट अच्छा है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो फिर मैंने अंदर वाला जो है सिस्टम वो शुरू किया, काउंटर बनाए। फिर मैंने बेकरी शुरू की। जब बेकरी की फिर पीछे मेरे पास अभी मठियाई का गोदाम है, कारखाना बनाया मैंने, हम खुद अपनी मठियाई बनाते हैं। साथ साथ इस एरिए में ये बड़ी परेशानी थी, अच्छा दूध नहीं मिलता था। पंजाब का पाउडर का सरगोदे का दूध मिलता है इधर, तो लोग बड़े तंग थे। तो मेरे बाप ने सिखाया था मुझे कि बेटा काम करना है तो साफ़ सुथरा और अच्छा करना है। तो दूध में साफ़ नीयत वाला बंदा चलता है और जो अच्छी चीज़ रखे वो चलता है। फिर मैंने साथ दूध भी रख लिया। अभी माशाल्लाह बेकरी भी चल रही है, दूध दही का काम भी मेरा ठीक है। ये बाहर मेरी कढ़ाई लगी हुई है दूध की, ज़रा दिखाएं भाइयों को। ठीक है, मैं फिर आपको विज़िट कराता हूँ पीछे। जो मैंने कारखाना बनाया है मठियाई का वो भी चल रहा है।
तो फिर लोग मेरे से मिठाई भी मांगना शुरू हो गए हैं। दो लोग हैं जो चाहते हैं जी आप हमारे साथ थोड़ी हेल्प कराएं, हमें बिजनेस में आगे बढ़ाएं। अच्छा सूफी साहब, मैं यहाँ पर एक आपकी बात टोकते हुए ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको ये ऐसा क्यों लगा कि यार पहले एक छोटा सा मैंने ना ठिया लगाना है, और मतलब ऐसा भी तो हो सकता था, मैं आपको जानता हूँ, आप इतना हैसियत रखते थे, आप चाहते तो स्टार्टिंग से एक बड़ी दुकान बना सकते थे, अल्लाह ताला ने आपको इतनी तौफीक दी थी, लेकिन जीरो से आपने स्टार्ट लेने का क्या आपकी ये वजह थी कि आपने छोटा ठिया क्यों लगाया, बड़ा डायरेक्ट दुकान क्यों नहीं बनाई? बड़ी डायरेक्ट दुकान मैंने इसलिए नहीं बनाई कि उसके अखराजात ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैं डरता था कि अगर मैंने एकदम से बड़ा पाँव किया तो वो ना हो कि मेरा काम ना चले, जो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा वो सारी ज़ाया हो जाएगी। या मैंने लोगों को समझा, कस्टमर को समझा, रोड की नवीयत समझी कि इधर लोग खाने पीने वाले हैं, तो फिर मैंने पैसे लगाए, फिर मैंने बेकरी बनाई। ये जो मैंने छोटा सा सेटअप बनाया है इस पे तकरीबन कोई 6.5-7 लाख रुपए मैंने लगाया है। और जो कारखाना है इसके हट के है, कारखाने में अलग मैंने पैसे लगाए, दूध दही पे मैंने अलग पैसे लगाए। दूध दही कैसे चेक करना है बगैर थर्मामीटर के, बगैर लैब के, मैं आपको उसके टिप्स बता दूंगा कि दूध का पता चल जाएगा ये असल है कि नकल है। सब ये तो बात आप हमें ऐसे बता रहे हैं, यानी कि अगर आप ऐसे टिप्स बता दें तो जो हमारे नौजवान ऐसे हैं कि जो सिर्फ इस वजह से दूध दही का काम नहीं कर पाते हैं कि उनको पहचान नहीं होती है, और वो कहते हैं यार कौन मीटर लाए, कौन सीखे, कौन क्या करे। अगर इस तरह के टिप्स आपसे सीखने को मिल जाएं तो यकीन करें ये तो एक बंदों के लिए बहुत ज़बरदस्त ईजी हो जाएगा जो ये काम करना चाहेंगे। अगर मेरे साथ कोई भी बंदा आके ये सवाल करता है कि जी हमें बताएं, तो इंशाल्लाह उसको बताएंगे तो वो परफेक्ट वैसे ही वो पाएगा भी, इंशाल्लाह वो चीज़ भी वो सीख जाएगा। नहीं तो इसको सीखने के लिए लोग तलीम हासिल करते हैं, फिर वो लैब पे जाते हैं, लैब में सीखते हैं, फिर वो सैलरी लेते हैं। दूध सिर्फ चेक करने वाले की 35-40 हज़ार रुपये सैलरी होती है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आपने बात की कि बिल्कुल सिर्फ इसके चेकिंग के लिए एक बहुत बड़ी लैब पे लेके जाना पड़ता है, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि मीटर होता है, उस मीटर से चेक करना, और मीटर में भी वहाँ पर ऊंच नीच हो जाती है मामलात। और दूसरा ये आप बताएंगे कि आपके यहाँ क्या क्या चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, ये सूफी स्वीट्स एंड बेकर, ये आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल है? क्या आप खुद तैयार करते हैं? जैसे आपने अभी जिक्र किया कारखाने का, तो कारखाने में क्या सारी मिठाई आप खुद तैयार करते हैं, या इसके अलावा आप अपनी ब्रांचेस यहाँ पर कोई मतलब कितनी है, क्या पता चला है कि आप बनाना चाह रहे हैं तो वो किस जगह बना रहे हैं, क्या मामलात हैं, इसके बारे में कोई हमें आप गाइड करेंगे? 2 ब्रांचें और बन रही हैं, तो थोड़ा सा इस एरिया से हटके है। 2 ब्रांचें दोस्त ही है, वो कह रहे हैं हम खुद इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ आप मैनेजमेंट करके दें। जो बिस्किट है वो मैं एक कारखाने से अपना स्पेशल तैयार करवाता हूँ, जिसका टेस्ट अच्छा हो, जिसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए ज़्यादा, कौन सी कम, वो मैं अपने तरीके से करवाता हूँ। जो मठियाई है ये ख़ुद हम अपने हाथों से तैयार करते हैं, साथ मेरे कारीगर है एक, मेरे पास तकरीबन इस टाइम 3 लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है जी, पहले मैंने अकेले ने शुरू किया था, फिर साथ मेरे पास एक बच्चा आ गया, वो सीखने के लिए शौक़ था उसको सिखाया, फिर तीसरा आ गया कारीगर, फिर चौथा आ गया एक और सीखने के लिए। अभी मेरे पास 4 लड़के हैं, चारों की मजदूरी भी निकल रही है, मेरा घर भी अच्छा चल रहा है, और जो मठियाई है उसको मैं भी समझता हूँ, मज़ीद समझता हूँ, मैं बना भी लेता हूँ। लेकिन पहले मैंने कभी भी नहीं सीखी थी। जब से मैंने अपनी दुकान बनाई है तो मैं उसी कारीगर के पास बैठ के सीखता भी हूँ और बनाता भी हूँ। ये जो चीज़ें पड़ी है सामने, ये मैंने खुद तैयार की है। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात बहुत दिलचस्प बात मुझे लग रही है कि ऐसा नहीं कि सालों साल लगा दिए जाके किसी के पास, पहले 5-10 साल 15-20 साल यही लगा दिए कि जनाब सीखना है तो उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर लगना, ऐसा नहीं किया। मुझे इसमें एक बात ये सीखने को मिली, समझने को, कि ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत लंबे अरसे तक जनाब कहीं शागिर्दी करेंगे फिर ही आप काम कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए आपने स्टार्ट लिया। स्टार्ट लेने के साथ जैसे जो कारीगर साथ रखा है ना, जिस बंदे को रखा है, उस कारीगर को सिर्फ कारीगर करके नहीं, बल्कि उसको अपने साथ एज इट, मतलब उससे सीखा है, उससे पिक किया है चीजों को, 1 बाय 1 एक एक चीज करके सारी सीखनी शुरू की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें ये बता रहे हैं कि ये चीजें मैंने अपने हाथों से खुद तैयार की हैं। यार इंसान अगर करना चाहे ना तो यकीन करें इंसान के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, लेकिन इंसान को थोड़ा पिक करने वाला होना चाहिए और आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। जी जी। और मैं ऐड करता हूँ, अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपया भी हो ना, तो मैं 1 माह के बाद उनके आगे हाथ करता हूँ ऐसे कि मुझे मेरी सैलरी दे दे। तो ये बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें पैसे का सर्कुलेशन चलता है, चैन सिस्टम चलता है। मैं
माल बना के बाहर रखता हूँ, वो सुबह से लेकर शाम तक बिक जाता है। जो मैंने पैसे पैसे लगाए होते हैं वो शाम को रिकवर कर लेता हूँ, उसके साथ बचत भी आ जाती है। मेरी जेब में हर टाइम पैसे भी होते हैं। अगर 5-10 हज़ार रुपये की मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं अपनी जेब से इस्तेमाल करता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। इसीलिए मैंने नौकरी को रिजेक्ट किया था। मुझे लाख रुपया भी कोई देगा ना, तो मेरी जेब आखिरी दिनों में है ना, माह के आखिरी दिनों में मेरी जेब खाली होगी, तो फिर मैं किससे मांगूंगा? कौन देता है इस वक्त में? कोई उधार भी नहीं देता। कोई बीमारी आ जाए तो कोई उधार नहीं देता, मजबूरी में कोई नहीं देता। तो इसलिए मैंने बिज़नेस को चूज़ किया और मैं बिज़नेस ही कर रहा हूँ। अब देखिए ना, यहाँ पर ये देखें कि अगर नौकरी लाख रुपए भी, आप देखें जितने भी तनख्वाहदार बंदे हैं ना, कभी उनके आप ये कंडीशन पूछिएगा, होता ऐसे ही है। यानी कि जितने जिस लेवल का वो कमा रहा होता है ना, उस लेवल के लोगों के साथ बैठना उठना उसका होता है, और वैसे ही लोगों के साथ ना उसने बैठने उठने के साथ उसके अखराजात भी वैसे हो जाते हैं। तो जब उसके अखराजात उस तरह के हो जाते हैं ना, तो उसके मुताबिक फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। उस मैनेज करने में उसकी जितनी सैलरी होती है वो सारी महीने के आखिर में वो सारी या तो ख़त्म हो जाती है, या बिल्कुल वो इस तरह हो जाता है कि ना गिन गिन के पैसे लगा रहा होता है कि लगाऊं या ना लगाऊं। लेकिन बिजनेसमैन वाहिद एक ऐसा है, वो बता रहे हैं कि एक वक्त में अगर मैं कुछ इन्वेस्ट करता हूं ना, सुबह अगर मैंने कोई चीज़ लगाई है, पैसा लगाया है, तो शाम में मेरे ना सिर्फ वो पैसे आते हैं बल्कि उनके साथ मेरे साथ और पैसे बचत के साथ मेरे पास आ जाते हैं। ये है बिजनेस की। आप ऐसे नौजवान जो डिग्रियां हासिल करने के बाद ना अपनी फाइलें उठा के और नौकरियों के पीछे भागे हुए हैं, ये उनके लिए सीखने का बहुत बड़ा मौका है कि आप लोग अपनी डिग्रियों को उठा के दर बदर भटकने की बजाय आप स्टार्ट लें, छोटे लेवल का बिजनेस स्टार्ट करें, और आप देखेंगे कि आप बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत सारे बड़े लोग आपके अंडर काम करने वाले होंगे। जैसे आप मलिक रियाज की बात कर रहे हैं, इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ लोग होते हैं, लेकिन जब वो बिजनेस की तरफ आते हैं तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उनके आगे मुलाजिम होते हैं। आप मियां मंशा की तरफ देख लें, यानी कि मियां मंशा ने इतना बड़ा सेटअप बनाया है एमसीबी बैंक का, लेकिन उसके अंडर कितने लोग पीएचडी लेवल के, समझ लें आप, लोग जो होते हैं ना, बहुत एमफिल लेवल के लोग जिन्होंने एमएस किया होता है, बीएस किया, तो वो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद उसके बारे में कि वो खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं है। यानी कि इस तरह से ये सूफी साहब ने जो हमें बात बताई ना, तो इसमें वाकई में सीखने के लिए नौजवानों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो सूफी साहब, आप हमें अपना विज़िट करवाएंगे कारखाना चल के देखते हैं। आपको मैं विजिट कराता हूँ आपको, तो चीज़ें भी दिखाता हूँ। छोटा सा भी कारखाना लगाया है, तो डिमांड उसमें मेरी ज़्यादा है। इस एरिए के जो शादी ब्याह है वो भी आते हैं, वो जी ताज़ी मठियाई दें हमें। एक तो लोगों को मैं ताज़ी चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। मेरा समोसा, दूध और मठियाई, बिस्किट, ये ताज़ी चीज़ होती है मेरे पास, तो लोग पसंद करते हैं, टेस्ट आता है, फिर लोग मेरे पास आते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने दूध का खोया बनाता हूँ, दूध का पनीर बनाता हूँ, तो उसी के साथ मैं मठियाई तैयार करता हूँ। जो लोग आते हैं उनको मज़ा भी आता है, फिर वो दोबारा भी आते हैं। अगर मैं टेस्ट ना दे सकूँ तो फिर दोबारा कोई भी नहीं आएगा। अच्छा सूफी साहब, आपके बारे में ना मैंने यहाँ पे एक शिकायत सुनी है। मैं खुद भी उसका मतलब जो है ना विटनेस हूँ कि लोगों ने कहा कि आप ना मिठाई भी महंगी देते हैं थोड़ी, आप दूसरों की निस्बत दूध भी महंगा देते हैं, दही भी महंगी देते हैं। इसकी कोई आप वजह बता देंगे हमें यहाँ पर? मैं बताता हूँ आपको इसकी वजह। वो जो लोग सस्ती देते हैं ना, वो खोया मंगवाते हैं बाज़ारी, और वो इतना खोया अच्छा नहीं होता। 2 नंबर इसको बोल सकते हैं आप। वो पाउडर का खोया बना होता है, पनीर भी गलत बनाया होता है उन्होंने, तो पाउडर की वो मठियाई बनाते हैं, वो सस्ती पड़ती है, लेकिन उसके साथ टेस्ट कोई नहीं है। लोग ले लेते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं है, तो उसमें लोगों की सेहत का भी नुकसान है। जो दूध है, ये मैंने खुद अपने आंखों के सामने चुवाई करवाना होता है भैंसों का। भैंस से भी, उसमें भी किस्म होती है, कौन सी किस्म लेनी है भैंस, उसका दूध लेना है, किसका नहीं लेना। दूध मैं बेचता हूँ 170 रुपये किलो, लोग बेचते हैं 150 रुपये किलो। दही बेचते हैं लोग 170 रुपये किलो, दही बेचता हूँ मैं 190 रुपये किलो। लोग लेते हैं, वो इसी चीज़ के लिए लेते हैं, इसी वजह से लेते हैं कि ये दूध भी अच्छा है और इनका दही भी अच्छा है। तो अगर चीज़ अच्छी मिलती है, लोग पैसे भरते हैं। तो अगर नाकस ही काम करना है तो वो फिर दरमियाना से ही चलता है, फिर उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते, डेवलप नहीं उसको कर सकते। अगर डेवलप करना है तो हर चीज़ को खूबसूरत बनाएं, अच्छी रखें और म्यारी रखें, जिसमें लोगों का भी फ़ायदा हो, नुकसान भी ना हो, लोग तारीफ़ करें। तो मेरा दूध आप देख ले कितनी दूर से आया, मेरा दूध उधर तक मशहूर है। उधर से भी लोग आते हैं, रात को जब इधर से गुजरते हैं लेके जाते हैं, दूध भी लेके जाते हैं, दही भी लेके जाते हैं। और अभी दही मेरा पूरा नहीं हो रहा, इतना मैं दूध मंगा रहा हूँ, वो वैसे दूध ही बिक जाता है। तो दही के लिए अभी और दूध प्रोवाइड करना पड़ा, रोज़ाना मेरा दूध बढ़ता है, 5 किलो 10 किलो रोज़ाना एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह दूध का भी लोगों को फ़ायदा होगा, मठियाई का भी फ़ायदा होगा,
तो मैं इधर बैठा हूँ, इंशाल्लाह जब तक चीज़ अच्छी दूंगा लोग खुश हों। ज़बरदस्त। ये देखें, मैंने ये जो एतराज़ सुना था ना लोगों से कि यार ये बहुत महंगी देते हैं, तो उसकी वजह बताइए। रीज़न है ना कि एक चीज़ अगर आप प्रोडक्ट अपनी मयारी रखेंगे ना, तो प्रोडक्ट मयारी होने का फ़ायदा ये होता है कि भाई एक तो लोगों की सेहत का नुकसान नहीं है इसमें, और सेकंड ये है कि अगर आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके लिए मयार होना लाजमी है। अगर आप चाहें कि मैं सस्ती चीज़ बेचूं और ज़्यादा बिक जाए, लेकिन वो ज़्यादा एक दिन बिक जाएगी, 2 दिन, 1 महीना, लेकिन आपका नाम मार्केट के अंदर मयार आपका ख़राब हो जाएगा। और दोबारा ये सीखने की चीज़ है, ये पॉइंट की चीज़ है कि आप महंगी चीज़ बेच लें लेकिन मयार को ना गिराएं, लोगों की सेहत के साथ ना खेलें। तो अभी चलते हैं इतना सूफ़ी साहब का, चल के हम जो इनका जहाँ पर ये मिठाइयाँ वगैरह तैयार होती हैं ना, इनका कारखाना हम विज़िट करते हैं। आइए सूफ़ी साहब हमारे साथ चलिएगा। ये देखें, यहाँ से आप व्यू देखें। अब ये बता रहे हैं, सूफी साहब का बताना ये है कि जब इन्होंने स्टार्ट लिया था ना, तो इस खोखे से स्टार्ट लिया था। आप देखें, इसका साइज़ चेक करें कि बिल्कुल थोड़ी सी जगह यहाँ से इन्होंने इस चीज़ से स्टार्ट लिया है। और इस चीज़ से स्टार्ट लेकर जो लोग कहते हैं कि यार कैसे शुरू करूँ, छोटा सा कैसे शुरू हो सकता है, तो इस चीज़ से स्टार्ट लेकर और आज माशाल्लाह एक बड़े लेवल का बिज़नेस है। तो अभी अज़ान शुरू हो गई है, इसलिए हम थोड़ी स्किप करते हैं यहाँ पर। ये कारखाने की तरफ हम जा रहे हैं अभी, और ये कारखाना अभी के अंदर इन होने लगे जी। ये अब कारखाने के अंदर हम पहुंच चुके हैं। तो सूफी साहब हमें यहाँ कारखाने का विज़िट कराएंगे, बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। ये 3 चूल्हे यकमुश्ता चलते हैं। इधर समोसे, पकोड़े, जलेबी ये इस साइड पे हम निकालते हैं, और दूसरी साइड वो है, उधर रसगुल्ले वगैरह, शक्करपारे वगैरह। ठीक है, इधर अभी थोड़ा सा और हमारा काम बढ़ा है, और 3 इधर भट्ठी और लगेगी। 3 चूल्हे ये चलेंगे, 3 चूल्हे ये चलेंगे, 6 चूल्हे एनी टाइम चलेंगे। और 3 से 4 लड़के पीछे काम करेंगे, 3 लड़के 4 लड़के आगे काम करेंगे। ठीक है, काम बढ़ रहा है, और फिर उसके साथ साथ हम अपने लड़के भी बढ़ा रहे हैं कि काम जो है ना वो सारा हमारे से 2-3 बंदों से तो नहीं हो सकता। काम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम लोगों को भी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे चूल्हे भी बढ़ रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा बढ़ रहा है। अभी समोसा भी इधर तैयार खुद करते हैं, शक्करपारे भी इधर तैयार करते हैं, नमक पारे भी तैयार करते हैं, बूंदी भी। तकरीबन 10 आइटमें ऐसी हैं कि जो हम इधर पीछे तैयार करते हैं। जो अपनी चीज़ें तैयार करते हैं उसमें आध बचत है। क्या ये एक ठिये से लेकर और कारखाने तक का सफ़र, ये कितने साल लगे? 20 साल लगे, 50 साल लगे, 1 साल लगा, या कुछ महीने लगे? इसके बारे में आप बताएंगे। नहीं, मैंने कोई 10-20 साल नहीं लगाए। पहले मैंने 2 माह ठिया चलाया है पकोड़े समोसे का। 2 माह के बाद फिर दुकान बनाई है। जब दुकान बना ली है उसके बाद तकरीबन कोई 1 माह के बाद पीछे कारखाना बन गया है। जैसे जैसे उसकी ज़रूरत बनती गई वैसे वैसे हम बढ़ाते गए। तो शुरू से मैंने हर चीज़ सेटअप नहीं बनाया था। पहले मैंने ठिये से स्टार्ट इसीलिए लिया था कि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लड़के भी आते जाएंगे, तो जो चीज़ तैयार करनी है उसके लिए जगह भी मिल जाएगी, कढ़ाइयाँ भी आ जाएगी, चूल्हे भी आ जाएंगे। अब चूल्हे भी पड़े हैं, कढ़ाइयाँ भी पड़ी है, बंदे भी काम कर रहे हैं। तो ये मेरा टोटल सफ़र है तकरीबन 4 से 5 माह में। ज़बरदस्त यार। ये देखो, इसमें सीखने की बात जो मैं आपको अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, गौर इस पे आपने ये करना है कि इसके लिए 20 साल 30 साल नहीं लगे। आप देखें, मैट्रिक की डिग्री लेने के लिए भी ना 12 साल लगते हैं, और वो मैट्रिक की डिग्री हमें पैसा नहीं देती है, और फ़ौरन उसमें हमें ये नहीं होता कि जनाब मैट्रिक आ गई तो अब आपने डिग्री हासिल कर ली तो इतने पैसे। तालीम के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ये ना कहीं तालीम हासिल ना करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप तालीम को हासिल करते हैं तो तालीम का हासिल करना कभी भी आपके लिए इस मकसद के लिए नहीं होना चाहिए कि यार आपने रोज़गार इसको बनाना है। ज़रिया रोज़गार इसको बनाने का आपका ज़हन नहीं होना चाहिए, बल्कि तालीम हासिल करनी चाहिए शऊर के लिए, नॉलेज के लिए, मालूमात के लिए, कि आपको लोगों में बैठने उठने की तमीज़ आ जाए, आपको मालूमात हो जाए। आप बड़े लेवल पर अगर किसी लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने की तरीका आ जाए। यानी कि इस तरीके से जिस माहौल के साथ और दुनिया के साथ चलते हुए बिजनेस को डेवलप करना है, तो कल को आपको पढ़ा लिखा होना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अगर आप मैट्रिक करते हैं या MA BA करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती है तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 महीने डट के काम करने का फ़ायदा यह है
कि 4 से 5 महीने में एक ठिये से काम चलकर ये कारखाने तक पहुंच सकता है, और एक तने तनहा शख्स शुरू करने के साथ आज 8 लोग उसके अंडर काम कर सकते हैं। तो सर अगर सूफ़ी साहब कर सकते हैं तो इसका मतलब ये पाकिस्तान में कोई भी नौजवान ये काम कर सकता है। अच्छा सूफ़ी साहब, आपकी एक बात से मुझे ना बहुत ज़बरदस्त ये बात है कि आपने एक जुमला बोला कि बग़ैर उस्ताद के इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो आपके इसमें कौन उस्ताद हैं, यानी कि आपने ये टिप्स ये चीज़ें किससे हासिल की, कहाँ से सीखी? यानी कि आपने ये स्टार्ट जब लिया तो आपको ये मशवरा, ये आपका उस्ताद कौन है इसका? सबसे पहले आपका उस्ताद ज़माना है। सबसे पहले जो मेरा उस्ताद है वो मेरा ये ज़माना उस्ताद है। ज़माने ने मुझे उस्ताद बनाया, फिर मैं अपने रियल उस्ताद की तरफ गया कि जिनसे मैं कुछ सीख सकूं। वो है एक कश्मीरी है, उनसे मैंने काम सीखा। उनका नाम अब्दुर्रहमान है, उनसे समोसा सीखा मैंने। फिर एक और उस्ताद मैंने पकड़ा, उस्ताद आसफ़ है, उनसे मैंने जलेबी सीखी। फिर एक और उस्ताद पकड़ा, फिर उससे मैंने शक्करपारे वगैरह सीखे। फिर एक और उस्ताद, जैसे जैसे जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे मैं उस्ताद से जाके सीखता रहा। फिर मिठाई वाले उस्ताद बनाए, फिर उनसे कुछ सीखा, फिर खुद अपने हाथों से बनाना शुरू किया। मुझे बनाना 1 2 4 दफ़ा मैंने ख़राब किया, उसके बाद मेरा आस्ता आस्ता हाथ भी ठीक हो गया। अभी मैं उन्हीं उस्तादों की इज़्ज़त भी करता हूँ, एहतराम भी करता हूँ। जब वो आते हैं मैं उठ के खड़ा भी होता हूँ, उनके लिए खाना पीना भी करता हूँ। उनकी इज़्ज़त और उनका एहतराम मैं बहुत करता हूँ, और उनकी इज़्ज़त और एहतराम की वजह से मेरे काम में बरकत है। आप देखें यहाँ पर एक और भी बात, यानी कि पहले भी जो जैसे एक है ना कि ज़ीरो से स्टार्ट लेना है और बिज़नेस को बड़े लेवल तक कैसे लेके जाना है, वहाँ पर साथ में एक ये बात भी आप गौर कीजिए इस बात पे कि पहले एक चीज़ के लिए एक उस्ताद बनाया, उससे सीखा, तो आगे फिर दूसरी चीज़। यानी कि हमारे जहन में ये होता है कि यार अगर मैंने मिसाल तौर पे कोई काम करना है तो उसको फुल एंड फ्लैज पहले सीखना है, मुकम्मल सीखने के बाद सीखूँगा, फिर उसके बाद जाके स्टार्ट लूँगा। ऐसा नहीं है, जितना आता था उस पर स्टार्ट किया, यानी कि थोड़ा सा पहले सीखा, सीख के उस पर स्टार्ट लिया, स्टार्ट लेके साथ साथ अपना निज़ाम अप करते गए, और जैसे जैसे देखा कि यहाँ पर मिल कैसे रही हैं चीज़ें, मतलब लोगों को ज़रूरत किन किन चीज़ों की है, कौन सी चीज़ें ऐसी जो यहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी है, तो वैसे वैसे सीखते चले गए और आगे बढ़ते चले गए, सीखते चले गए। यानी कि एक बात ये बहुत ही काबिल गौर है कि आपका सीखने का अमल ख़त्म नहीं होने लगा। आप अगर कहें कि भाई मैं एक ही दफ़ा सारा सीख लूँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है, आप वक्त के साथ साथ सीखेंगे। देता हूँ, अगर अभी मैं सीखने के लिए निकल जाता ना तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी कफ़ालत नहीं होती थी। तो जो बंदा शागिर्द होता है उसको तो पैसे नहीं मिलते इतने, तो मेरी मजबूरी थी कि मैं एक प्रोडक्ट सीख के उसको लॉन्च करूं, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता साथ साथ सीखता रहूँगा। पहले मैंने समोसा पकौड़ा वो लॉन्च किया, फिर जलेबी सीखी, फिर साथ साथ मैं सारे काम सीखता रहा। जो भी उस्ताद मिला उसको मैंने उससे टाइम भी लिया, उसके ऊपर मैंने ख़र्च भी किया। तो लोग तो शागिर्दी करते हैं ना जाके, तो उस्तादों से पैसे लेते हैं, तो मैं उस्तादों को पैसे देता था, उनके ऊपर ख़र्च करता था, तो ख़र्च करके फिर उनसे चीज़ें सीखता था। मतलब ये है कि जैसे स्कूल में फीसिस दी जाती हैं, आपने ये तरीका अपनाया, बहुत ज़बरदस्त। ये भी एक सबक है कि अगर लाजमी बात नहीं आप सीखने जाएँ तो उस्ताद से आप जनाब उसके कहें जी मैंने दिहाड़ की दोगे, हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने असातिज़ा की खिदमत की है। ये भी एक पॉइंट सीखने का, अगर आप असातिज़ा की खिदमत करेंगे जल्द सीखेंगे, आप जल्द पिक करेंगे, और आगे बढ़ने के लिए असातिज़ा के दिल से जो दुआएँ निकलेंगी वो आपके लिए कामयाबी की एक राह बनेंगी। जैसे जैसे बंदे मुझे उस फील्ड के मिलते गए, उनके ऊपर मैं ख़र्च भी करता था, उनकी इज़्ज़त भी करता था, उनसे चीज़ें मैं खुद बनवाता भी था, सामने खड़े होकर वो मुझे समझाते भी थे। जैसे मैंने उस्ताद पे ख़र्च किया तो वो वैसे मेरे को समझाता था कि भाई ये चीज़ ऐसे बनानी है, ये चीज़ ऐसे बनानी है। वो मुझे 2 3 दफ़ा समझा के वो मेरा हाथ ठीक कर देते थे, मुझे कारीगर कर दिया उन्होंने। और ज़माने की वजह से मैं उस्तादों की तरफ गया। ये जो आजकल नेट पे चला है ना जी, ये रसगुल्ले ऐसे बनाने हैं, गुलाब जामुन ऐसे बनाने हैं, बर्फ़ी ऐसे बनानी है, ये सिर्फ घर की जो औरतें होती हैं ना, ये छोटे मोटी चीज़ें उनके लिए होती हैं, वो बना सकती हैं। मिठाई बनानी है, हम लोगों ने भी नेट देखा है, लेकिन नेट से हम कुछ नहीं सीख सके। जितनी देर तक कोई आदमी हमारे सर पे खड़ा होके हमें नहीं समझाएगा, ऊंच नीच नहीं समझ आएगी। जो वीडियो होती है नेट पे, यूट्यूब पे, वो रसगुल्लों की, गुलाब जामुन की, उसमें ऐसे ऐसे ब्रीक टिप्स होते हैं, वो उसकी वजह से ये चीज़ ख़राब होती है, उसकी वजह से वो बनती है। मतलब आपका कहने का ये है कि वो जो वीडियो बना रहे होते हैं, वीडियो वाला इतना लंबा वहाँ पर नहीं बता सकता है, एक एक चीज़ अलग अलग से टिप्स बताना वहाँ पर मुमकिन नहीं होता है। तो वो घर के अंदर थोड़ी सी अपनी ज़रूरत के लिए, मतलब बच्चों के लिए, औरतों को ये बताने का तरीकाकार वहाँ पर ये होता है, लेकिन उसको बिज़नेस लेवल पर आपने करना है तो उसके लिए प्रॉपर एक उस्ताद से आपको सीखना होगा। बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने नुकसान किया है,
उन्होंने जलेबी बनानी सीखी है नेट पे सीख के उसके बाद जलेबी बनाई तो नहीं बनी। तो बड़े लोगों को मैं जानता हूँ, तो उनसे सबक मुझे ये मिलता है कि जो जलेबी बनानी है जब तक उस्ताद के पास खड़े होकर नहीं सीखोगे। ये दिखाइएगा, ये जलेबी बनाना शुरू हो गए, ये ज़बरदस्त। तो देखें आप सफाई का माहौल देखें माशाल्लाह कि यहाँ पर आप बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल देख रहे हैं, कोई गंदगी वाला माहौल नहीं है। तो अब ठीक है, यहाँ पर सूफ़ी साहब बहुत ज़बरदस्त, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह अगली मुलाकात में और भी ज़्यादा आपसे सीखेंगे। ये वो उस्ताद हैं जिनसे मैं बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ। ये मेरे वो उस्ताद हैं जो मैं इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो कुछ इन्होंने चीज़ें नहीं सीखी थी तो मैं इनके साथ हेल्प करवा के और बंदों को बुला के इनको भी सिखा रहा हूँ, तो खुद भी सीख रहा हूँ।